हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। कुछ बच्चों का सिलेक्ट हुआ होगा, कुछ का नहीं हुआ होगा। जिनका नहीं है तो उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम, और जिनका हो गया है तो उनको अभी क्या करना है। अगर हम देखें तो यूपीएससी मेंस एक बहुत बड़ी बैटल है, क्योंकि इसी को के बेस के ऊपर आपने आगे जाना है। अब यहाँ पे जो एक चीज़ आती है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले प्रिपेयर नहीं किया तो क्या अब हम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें अराउंड जो है 70 डेज़ का टाइम है, तो इसके अंदर हम इसको कैसे जो है प्रिपेयर करें ताकि मार्क्स आएँ और एंड एट द एंड क्या हो, इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट हो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए जो रियलिस्टिक अप्रोच चाहिए, मतलब लिमिटेड टाइम है, उसके अंदर हम सब कुछ कैसे कवर करें। तो सबसे पहले जो काम क्या है कि अब इसमें भी दो तरह के बच्चे होंगे। कुछ ने तो पहले प्रिपेयर किया होगा, रिवाइज करना है, कुछ जो है अभी स्टार्ट किया होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम बात करें कि अभी जो पढ़ेंगे उनका क्लियर नहीं हो सकता है, ऐसे केसेस भी आते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में नहीं रखना कि मैंने अभी कुछ किया नहीं, लेकिन जब तक टाइम है तो वहाँ तक हमें करना है। अब वहाँ पे अगर हम स्मार्टली मान लो प्रिपेयर कर लें तो हम उस पर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अप्रोच की क्या बात है, तो पहले सबसे पहले क्या है, सिलेबस को जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, इसके अंदर सिलेबस एक अलग तरह से हमें देखना पड़ता है। तो जनरली जो हम देखते हैं, अच्छा ये सिलेबस है और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर सिलेबस को आपने इन डेप्थ देखना होता है। वो कैसे, मैं बताऊंगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जूलॉजी का जो ऑप्शनल का सिलेबस है। ठीक है, अब मैंने ये देख लिया, मेरे पास इसका प्रिंट आउट है, तो आपने जो भी आपको ऑप्शनल है आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, ये एक काम हो गया। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये है यूपीएससी के अंदर पेपर 1। तो पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह से है यहाँ पे। तो पेपर 1 के अंदर क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे पहले जो 5 क्वेश्चन है ये तो कंपलसरी है, तो ये आपको करने हैं। उसके बाद आपको 2, 3 और 4, ये 3 हो गए। सिमिलरली अगर मैं जो सेक्शन बी देखूं उसमें भी ये 3 है, तो मतलब टोटल 6 है सेक्शन। यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर 3-3 का जो है क्वेश्चन को क्लब किया गया। तो ये 6 में से आपको कितने करने हैं, 3 करने हैं। तो एक 50 का है तो 150 मार्क्स ये हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे यूपीएससी क्या ऑप्शन देती है कि जैसे सेक्शन ए है, यहाँ पे या तो 2 इसमें से कर लो या 1। ठीक है, तो मान लीजिए आपने इसमें से 1 किया तो दूसरे 2 जो है आप इस सेक्शन में से करोगे। ठीक है, या आपने पहले में से 2 किए बाद में 1 करोगे। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ आ रहा है कि ये जो है जैसे 2, 3, 4 और इसके अलावा आगे मैं चला जाऊँ 6, 7, 8, तो 6 है। 6 के अंदर मुझे कितने करने हैं, 3। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने होते तो बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। तो जो आपको अच्छे से आते हैं उनको आप जो है वहाँ पे ऑप्ट आउट कर सकते हो। अब ये बात होगी कि मतलब मुझे यहाँ पे इसका पैटर्न थोड़ा सा समझ आया कि हाँ, अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 को देखें तो पेपर 1 ज़्यादा थ्योरेटिकल थोड़ा सा रहता है, काफ़ी ऑप्शंस के अंदर ऐसे रहता है। तो वहाँ पे थिंकर्स आगे अगर आप का और कोई ऑप्शनल है, या फिर अगर जूलॉजी की बात करूँ तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन और ये सारे कुछ आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। तो अगर दूसरा बात करें तो वो थोड़ा सा ईजियर एंड पे रहता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि हमें इसको क्या करना है, तो मैंने आपको बोला एक तो हमें सिलेबस को डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट निकाल लिया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो मुझे क्या करना है कि पिछले 10 साल के जो पेपर है, ठीक है, PYQ, उसको निकालना है और 1 बाय 1 जाना है। मान लीजिए आपने जो है 2020 का देख रहे हो, 20 का अगर हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता है क्रस्टेशियंस का, अगर मैं यहाँ पे देखूँ लार्वल फॉर्म, ये 2024 का पेपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर ढूंढूंगा कि वो टॉपिक कहाँ पे है। ठीक है जी, अब ये टॉपिक जो है मुझे यहाँ पे मिलेगा, लार्वल फॉर्म्स के ऊपर आया, क्रस्टेशियंस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, अच्छा ये 2024 में आया, इस तरह से मार्क कर दूंगा। अब मान लो उससे पहले भी आया तो लेट्स से कि 2020 में भी आया, तो इस तरह से मार्क हो जाएगा। और इसको मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन को हाईलाइट कर दूंगा हाईलाइटर से। तो ऐसे ही मैं टॉपिक्स को जो है ऐसे हाईलाइट करता जाऊंगा कि ये जो है 2 बार आया, 3 बार आया। इससे क्या होगा कि मेरे पास एक अच्छा खासा हाईलाइटेड पोर्शन बन जाएगा सिलेबस के अंदर, जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये जो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, क्योंकि इंसान है, इंसान पेपर डालता है तो उसके अंदर कुछ ट्रेट होते हैं जहाँ से हम पहचान पाते हैं। आपने जो साइंस एंड टेक के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक्स पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं बिहेवियरल बताता हूँ कि टाइपिंग पैटर्न किसी पर्सन का सेम हो सकता है। सिमिलरली जो है क्वेश्चन की जो पैटर्न है, फॉर्मेशन है अगेन एंड अगेन, वहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं। ये जो रिपीट है, रिपीट को आपने प्रिपेयर करना है अच्छे से, तो ये आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आपको बाकी के हिसाब से जाना है। तो मतलब आपको प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे इसको कवर करना है।
दूसरी बात है कि ये जो इतना काम हो गया, हमारा सिलेबस हो गया, एंड देन हमने यहाँ पे जो है पेपर को एनालाइज कर लिया। 10 साल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सिर्फ जो उसका वो हेडिंग है जिसके ऊपर बेस्ड है वही आपको हाईलाइट करना है। अब यहाँ पे सिलेबस वाला काम मेरा हो गया, मेरा जो PYQ है उसको मैंने देख लिया। इससे मुझे क्या मिला कि एक डायरेक्शन मिली कि भाई इस डायरेक्शन के अंदर मुझे जाना है, ठीक हो गया। अब दूसरी बात है कि अब मुझे प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करना है तो उसके लिए मेरे पास क्या है कि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो आपने या तो रेडीमेड नोट्स हैं वो ले लो, क्लास नोट्स होंगे वो ले लो, या कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, क्रैश कोर्स टाइप, ठीक है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पे मेरा नोट्स का काम भी हो गया। अब मुझे इसके ऊपर भी कुछ नहीं करना, ये हो गया। अब है कि मैं इसको प्रिपेयर कैसे करूँ। देखो नॉर्मली हम 8R की स्ट्रेटजी बताते हैं कि मान लीजिए 3R जो है आपने जो है ऑप्शनल को लगा दिए, ठीक है, देन 3R जो है आप GS को लगाते हो, उसके बाद 2R जो है आप आंसर राइटिंग करते हो। आंसर राइटिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप याद रखना। ऐसा ना हो कि आप आंसर राइटिंग करो ही ना, या आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आंसर राइटिंग करनी, आपको आता है, अच्छे से आता है, नहीं आता वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको लिखना है। लिखने की आदत डालोगे तो एग्जाम के अंदर जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा श्योर भी नहीं हो, लिखने की स्किल जो है ना आपको कहीं ना कहीं आगे ले जाती है। तो आपको आंसर राइटिंग जो है यहाँ पे इसके ऊपर फोकस करना है। इसके अंदर आपको ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करनी है और GS की करनी है। तो GS के अंदर आप जो टेस्ट सीरीज या ऑप्शनल के अंदर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप जो है, ताकि क्योंकि वो फोर्सफुल एक्शन होता है। घर में क्या होता है कि हमने लिखा अच्छा छोड़ दो, चलो कल देखेंगे, ऐसे ऐसे करते करते UPSC कहती है मैं देखूंगी, ठीक है, तो ये एक चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है आप इतने डिसिप्लिन नहीं हो, तो फिर आप जो है यहाँ पे कोई क्रैश कोर्स ले लो और जो है आंसर राइटिंग उसकी प्रैक्टिस कर लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। अब जैसे स्लीपी का जो सोशियोलॉजी का जो कोर्स है वो काफ़ी बच्चे लेते हैं, आपको पता भी होगा, मेरे से ज़्यादा इनफैक्ट पता होगा जो बच्चे यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जो वीक के अंदर 2 क्लासेस 2 दिन होती है, तो वहाँ पे 2 दिन के अंदर जो है सिलेबस तो उसी हिसाब से वो डिज़ाइन किया गया, तो ये आपको और भी ज़रा टाइम दे देता है। इसके अलावा एसे एंड एथिक्स, इसके ऊपर आपको फोकस, एसे के ऊपर तो आपको थोड़ा सा इंट्रो एंड देन कुछ स्टोरी है या कुछ स्टडी है वो बीच में डालनी, वैल्यू एडिशन के ऊपर काम करना है, एंड जो एथिक्स है उसके ऊपर भी आपको काम करना है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये स्कोरिंग वाले हैं, तो यहाँ पे अगर आपके मार्क्स आए तो आगे आप अच्छे से जा सकते हो। तो ये आपको अप्रोच रखनी है। अब यहाँ पे अगर मैं 8 घंटे के, तो अगर आपको लगता है कि आपको ऑप्शनल है थोड़ा सा और ज़रा प्रैक्टिस करनी है, तो देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम आप इंक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। अब देखो एग्जाम के अंदर अगर हम बात करें मेंस के की बात जब करते हैं, तो वहाँ पे जो आपको ऑप्शनल आता है उसमें 1 वीक का टाइम होता है। अब 1 वीक का अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो बहुत सी चीज़ें आप मेमोराइज नहीं कर पाते, समझो। अब सपोज करो आपका ऑप्शनल ऐसा है जहाँ पे जो है फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, अगर फ्लो चार्ट चलते हैं या कोई थिंकर्स हैं या कुछ है, उनको आप बार बार रिवाइज करो। इस वीक के अंदर वो इतने अच्छे से रिवाइज नहीं होंगे, आपका एग्जाम खराब हो सकता है। ये आपको उसके ऊपर जो है रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। अगर आपका डायग्राम वाला है तो उसकी लेबलिंग और ये उसकी स्पीड के ऊपर फोकस करो, वहाँ पे आपको उसको क्विक करना है, क्योंकि इस वीक के अंदर वो नहीं हो पाएगा। इस वीक के अंदर सिर्फ शॉर्ट नोट वगैरह आपने पढ़ लिए, बस उतना ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको फोकस करना है पहले ही, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे आपको कोई गलती नहीं करनी, और ये इतना जो है काम करना है और साथ साथ में चलते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट आएगा कि हो सकता है नहीं हो सकता। देखिए ये तो बात की बात है, अगर मैं बोलूँ कि इतने टाइम में नहीं हो सकता, तो आप समझो कि ऐसे भी बच्चे हैं जो 3-3 साल इस ऑप्शनल को पढ़ते हैं तब भी नहीं होता, हमारा भी कौन सा हो गया था, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, ठीक है, कम टाइम के अंदर भी हो सकता है। कम टाइम में बेनिफिट क्या होता है, कम टाइम में बेनिफिट होता है कि जितना रिक्वायर्ड है हम उतना ही पढ़ते हैं, हम इधर उधर नहीं घूमते, वो बेनिफिट कई बच्चे ले जाते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपका प्री क्लियर है और आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हो, मैं तो ये कहता हूँ कि जो नेक्स्ट ईयर, जिन्होंने नेक्स्ट ईयर देना है, ठीक है, उनको भी जो है इस स्ट्रेटजी से प्रिपेयर करना चाहिए ऑप्शनल, क्योंकि इसी बहाने जो है वो उनका ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाएगा, ताकि अगले साल जो है अच्छी से तैयारी हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल। सो आई होप कि आपने कुछ यहाँ पे सीखा होगा, उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे और जो है साथ मिलकर चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।